हेलो बच्चों, मैं कृष्ण आपका सर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में 2 क्लास हम पहले कर चुके हैं, जिनमें हम बेसिक हमने क्लियर किया था। बेसिक भी जैसे हम बिंदु से लेके लाइन यानी कि रेखा है, और उसके बाद में हमने कोण एंगल पढ़े थे और त्रिभुज के बारे में पढ़ा, थोड़ा त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। आज हम त्रिभुज, अब से जो त्रिभुज की एक्सरसाइज है उसी के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम सीधा बोर्ड पे चलते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। बस वही कहना है कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 6.1 है। उससे पहले एक्सरसाइज का जो नाम है वो है समरूपता। क्या नाम है? वैसे तो त्रिभुज एक्सरसाइज का जो नाम है वो दिया गया है ट्रायंगल, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम कंप्लीट इसकी समरूपता के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी कि सर्वांग समता के बारे में नहीं पढ़ेंगे। दो चीजें होती है, एक सर्वांग समता होती है, ठीक है, और एक होती है समरूपता, सिमिलरिटी, ठीक है। तो देख लेते हैं दोनों चीजें होती क्या क्या है, वो मैं भी आप लोगों को समझाता हूँ। एक पेज लेके समझाता हूँ मैं कि सर्वांग समता और समरूपता, ठीक है, यानी कि सिमिलरिटी होती क्या क्या है। उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं हम, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं सर्वांग समता और समरूपता, दोनों चीजें देख लेते हैं साथ में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सर्वांग समता। क्या लिख रहा हूँ? सर्वांग समता, सर्वांग समता, ठीक है। और इधर लिख रहा हूं मैं समरूपता, समरूपता। वैसे तो ये जो हिंदी में है, हिंदी में इसके नाम से ही हमें ये पता चल रहा है कि हम सर्वांग समता का मतलब क्या होता है और समरूपता का मतलब क्या होता है। ये नाम से ही हमें पता चल रहा है कि सर्वांग समता, सर्वांग समता का अगर हम डिवाइडेशन करते हैं तो क्या बनते हैं, इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं, मतलब क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो बनता है सर्व प्लस अंग प्लस समता। समता का मतलब होता है समान। क्या होता है? समान। और इधर समरूपता का मतलब क्या होता है? सम यानी समान, प्लस रूपता का मतलब क्या होता है? रूप। रूपता का मतलब क्या होता है? रूप। अब आप मतलब तरीके से समझ पा रहे होंगे कि इनका मतलब क्या है, वैसे ही समझ में आ रहा होगा। सर्व का मतलब होता है सभी, सर्व का मतलब क्या होता है? सभी। ऐसी आकृति या सर्वांग समता की अगर डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो वो ये होती है कि ऐसी आकृतियां, ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग क्या हो? समान हो। ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग क्या हो भाई? समान हो। ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग समान हो, यानी कि उनका रूप भी समान हो और साथ में उनका जो साइज है वो भी क्या हो? समान हो। जैसे मान लो कि ये मेरा हाथ है, ये क्या है? हाथ है। और एक ये मेरा हाथ है। देखो, एक हाथ से अब मैंने दूसरे को हाथ को ढक लिया, पूरी तरीके से ढका गया है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सर्वांगसम। क्या बोलते हैं? सर्वांगसम। क्या बोलते हैं? सर्वांगसम। अब एक मैं छोटा बड़ा हाथ लूं और एक यहाँ पे मैं मान लो कि किसी बच्चे का छोटा हाथ लूं, तो हम ये कहेंगे कि ये भी हाथ है, ये भी वो छोटे बच्चे का हाथ है, वो भी हाथ है, यानी कि दोनों के रूप तो समान है, लेकिन क्या जो अंग है उनकी जो साइज है वो सेम है? क्या सेम नहीं है? क्यों? क्योंकि एक बड़ी साइज होगी और एक बच्चे का हाथ छोटी साइज होगी, ठीक है। तो समरूपता में और सर्वांगता में सिर्फ यही अंतर है। सर्वांग समता क्या होती है? जिसके अंग सारे के सारे समान हो और जिसके अंगों का साइज भी समान हो, यानी अंग भी समान हो और साइज भी समान हो। समरूपता में क्या होता है? तो हम सर्वांग समता के बारे में दो चीजें हम आराम से कह सकते हैं। क्या? कि अंग समान। क्या होना चाहिए? अंग समान। और अंगों का साइज जो है, अंगों का साइज, साइज यानी साइज यानी नाप, साइज यानी नाप, साइज नाप, नाप भी क्या हो? समान। साइज, ठीक है। अंगों का साइज भी क्या होना चाहिए? समान। यहाँ पे समरूपता में थोड़ा सा अलग है। समरूपता में क्या है? समरूपता में क्या है? अंग समान हो। अंग क्या होने चाहिए? समान। अंग क्या होने चाहिए? समान। जैसे इसमें 5 उंगलियां हैं, यानी 4 उंगलियां, एक अंगूठा है, तो एक छोटा हाथ ले, उसमें भी वही 4 उंगलियां और एक अंगूठा रहेगा, यानी कि अंग तो सारे समान है कि 4 उंगलियां एक अंगूठा है। बड़े हाथ में भी, छोटे हाथ में भी 4 उंगलियां एक अंगूठा सेम है, लेकिन साइज जो साइज होती है, लेकिन जो साइज होती है, साइज होती है
साइज होती है वो समान नहीं होती, समान नहीं होती, डज नॉट इक्वल, समान नहीं होती। जो साइज होती है, साइज डज नॉट इक्वल, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंग तो समान होंगे, ठीक है, बाकी साइज समान नहीं होगी। साइज समान तो नहीं होगी, लेकिन जो साइज है ना, साइज समान तो नहीं होगी बच्चों, लेकिन जो साइज है समान तो नहीं होगी, लेकिन समानुपाती जरूर होगी। क्या होगी? समानुपाती, समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी। साइज समान नहीं होगी, समान है तो समरूप है ही है, लेकिन समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी। समान हो भी सकती है, समान नहीं भी हो सकती। समरूपता में ऐसा है कि समान हो भी सकती है और समान नहीं भी हो सकती, लेकिन समानुपाती जरूर होंगी। समानुपाती के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये सर्वांग समता और समरूपता के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। सर्वांग समता वो होती है जिसमें अंग समान हो, साइज भी सेम हो। मतलब 4 उंगली है तो इधर भी 4 उंगली हो, इधर अंगूठा है तो इधर भी अंगूठा हो। इस अंगुलियों की साइज जितनी इन अंगुलियों की साइज उतनी ही इन अंगुलियों की साइज होगी तो सर्वांग सम होंगे, अदरवाइज सर्वांग सम नहीं होंगे। समरूपता में क्या है कि जिसके अंग तो समान हो, इधर 4 उंगली तो इधर भी 4 उंगलियां हो, इधर एक अंगूठा है तो इधर भी एक अंगूठा, यानी कि एक इधर हाथ है तो इधर भी एक हाथ है, ये हाथ बड़ा है, इस हाथ का साइज छोटा है, ठीक है, तो वो समरूप होंगे, ठीक है। वो सर्वांग सम तो नहीं होंगे, लेकिन समरूप होंगे। ऐसा है कि जितनी भी समरूप आकृतियां, जितने भी सर्वांग सम है, सभी सर्वांग सम, सभी सर्वांग सम आकृतियां, आकृतियां समरूप होती हैं। अब सोचो, जो सारी सर्वांग सम है, जिनके अंग भी समान है, साइज भी समान है, उनका रूप तो समान है ही है, यानी कि जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हो वो समरूप होती है। कुल मिला के बात ये है। लेकिन इधर ये कहते हैं कि सभी समरूप आकृतियां, सभी समरूप आकृतियां, सभी समरूप आकृतियां समान नहीं होती। समान समान सर्वांग सम, सर्वांग सम नहीं होती, नहीं होती, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखना, विशेष तौर पे ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इससे आगे हम थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। आकृतियों को लेकर हम चर्चा करेंगे, कौन सी आकृति समरूप है, समरूप होगी तो कैसे होगी, सर्वांग सम होगी तो कैसे सर्वांग सम होगी। समानुपाती जो हमने शब्द लिखा है वो समानुपाती क्या होगा, ठीक है। सर्वांग समता के बारे में तो बस इतना सा ही कहना है। सर्वांग समता की जिन क्या करती है, सर्वांग सम जिनकी सभी अंग समान हो, साइज भी सेम हो, वो सर्वांग सम होते हैं। इसके कुछ 3 कसौटियां होती है सर्वांग सम करने के लिए त्रिभुजों को, इधर भी समरूप करने के लिए त्रिभुज की भी कुछ लगभग 3-4 कसौटियां होती है। जो वो 3-4 जो कसौटी है, जो जिन्हें हम बोलते हैं साइज 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 एंगल साइज, साइज एंगल साइज, ऐसी कुछ 3-4 कसौटियां हैं, वो हम तीनों कसौटी चेक करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं समरूपता के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? समरूपता के बारे में। तो मैं यहाँ पे जो टॉपिक लिख रहा हूँ समरूपता, क्या लिख रहा हूँ? समरूपता, समरूपता, समरूपता जिसे हम बोलते हैं सिमिलर, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी यानी समरूपता, सिमिलैरिटी, ठीक है। सिमिलैरिटी में होता है क्या है, समरूपता में होता क्या, मैंने परिभाषा तो आप लोगों को समझा दी कि जिनका रूप तो समान हो, साइज ऊपर नीचे हो सकता है, साइज इसका बड़ा हो सकता है, इसका साइज छोटा हो सकता है, लेकिन जो साइज है वो समानुपाती होना चाहिए। हर अंग उसका समानुपाती होना चाहिए। हमें यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो त्रिभुजों की सर्वांग समरूपता के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। तो हम त्रिभुजों की आकृतियां लेके ही समरूप डिस्कस करेंगे। कुछ से बड़ी जैसे वर्ग है उनको भी त्रिभुज, चतुर्भुज है या फिर पंचभुज है, उनको भी लेके समरूपता को थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे त्रिभुजों से शुरू कर रहे हैं, कैसी समरूपता होती है, ठीक है। समरूप होने के लिए क्या क्या जरूरी है? समरूप होने के लिए सबसे पहली लाइन और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि समरूप, दो आकृतियां समरूप होने के लिए दो कंडीशन जरूरी है, दोनों कंडीशन होनी ही चाहिए। दो त्रिभुज है या दो आकृति मान लो, ठीक है।
समरूप होने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है संगत भुजाएं समानुपाती हों, समानुपाती हों। ठीक है। दो आकृतियां समरूप कब होगी? वे दो आकृतियां जिनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, तो उन दो आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। वे दो आकृतियां जिनके संगत कोण बराबर हो तथा जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? समरूप आकृतियां कहते कहेंगे। दोनों आकृतियों को हम क्या कहेंगे? समरूप आकृतियां। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ठीक, अब क्या है ये दोनों कंडीशन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई संगत कोण बराबर है तो समरूप है। ये आगे जाके हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, तब ये कह सकते हैं कि अगर कोई तीनों आकृतियों के अगर संगत कोण बराबर हैं तो वो दोनों आकृतियां समरूप हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी? क्योंकि उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती हो जाएगी। लेकिन शुरुआत में ये कहने के लिए कि दो आकृतियां समरूप कब होंगी? दो आकृतियां समरूप तभी होंगी जब उनके संगत कोण बराबर होंगे तथा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे या उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। समानुपाती होना या अनुपात बराबर होना बात एक ही है। ठीक है, हम अब आकृतियां लेके थोड़ा सा समझते हैं। दो आकृतियां यानी कि दो त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, उन्हें त्रिभुजों को हम समझेंगे। जैसे एक आकृति हमने ये ले ली, एक हमने ये दो दो त्रिभुज लिए। दो क्या लिए? त्रिभुज। ठीक है। मैंने इस भुजा का जो माप है वो दे दिया मैंने 4। क्या दे दिया? मान लो कि 5 दे दिया। कितना दे दिया? 5। और इस भुजा का जो नाप है वो मैंने दे दिया 4। कितना दे दिया? 4। 4 मान लो। इसका नाप मैंने दे दिया 7। कितना दे दिया? 7। इसका नाप दिया मैंने 15। इसका नाप दिया मैंने 12 और इसका नाप दिया मैंने 21। ठीक है, ये कोण मैंने दे दिया 60 डिग्री। कितना दे दिया? 60 डिग्री। ये कोण, ये जो कोण है ये दे दिया 90 डिग्री। ये कोण दे दिया 30 डिग्री। उसी हिसाब से मैंने ये कोण दिया 60 डिग्री, ये कोण है 90 डिग्री, ये कोण है 30 डिग्री। अब हमें ये पता करना है क्या ये दोनों आकृतियां समरूप है या समरूप नहीं है। ठीक है, हम इनके नाम दे लेते हैं पहले। ए बी सी, इधर है पी क्यू आर। अगर ये पहली चीज आप लोग समझ गए तो समरूपता आपको सिद्ध करने के लिए चित्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दो आकृतियों को समरूप अगर दिया हुआ है तो हमें चित्र बना के कि हल करें। वो हमें अगर क्वेश्चन में दिया है कि हल करना है तो चित्र बनाने की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन हमें सोचने के लिए चित्र की जरूरत नहीं है। हम नाम से ही बता सकते हैं कि समरूप है, या अगर समरूप है तो कौन कौन सी भुजाएं समरूप है, कौन कौन सी भुजाएं समानुपाती है, कौन कौन से कोण बराबर है, ये पता करने के लिए ध्यान रखना, ध्यान से समझना क्या क्या है। त्रिभुज कौन कौन सा है? त्रिभुज दो है। कौन सा है? त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या है भाई? देखो, इसका कोण ए है, इसका कोण ए है, इसका कोण ए है 30 डिग्री है, और इसका कोण कौन सा है? ए कितना है भाई? 30 डिग्री है। इधर 30 डिग्री कौन सा है? आर है। तो क्या लिखोगे? कोण आर। एक के बराबर कौन सा कोण है? आर। कोण के बराबर ही कोण लिखोगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखोगे कि जो इसका कोण बराबर है उसके सामने उसका जिस जो दूसरी त्रिभुज का बराबर कोण उसे ही लिखोगे। दूसरी चीज, इसका कोण बी बराबर है और इसका देखो बी 90 डिग्री है और इसका कोण 90 कौन सा है? क्यू है, तो इसका कोण क्यू होगा। भाई ये कितना डिग्री था? 23 डिग्री था। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। अब इसका कोण सी, इसका कोण सी 60 का है। इधर 60 का कौन सा है? पी। इधर कौन सा है? पी। और कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तीनों कोण तो इन दोनों त्रिभुजों में बराबर है। दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण तो क्या है बच्चों? बराबर है। तो क्या ये समरूप हो गए? हाँ, हालांकि ये समरूप हो गए। समरूपता की कसौटी से समरूप करेंगे हम।
कब करेंगे? जब समरूपता की कसौटियां पढ़ेंगे तब। अभी मैं ये कह रहा हूं कि अभी हम इसे समरूप कह सकते हैं क्या? अभी के लिए तो हम इसे समरूप नहीं कह सकते, जब तक कि हमें भुजाओं के बारे में पता ना रहे। ठीक है, तो चलिए भुजाओं के बारे में थोड़ा सा पता करते हैं। भुजाएं क्या क्या है? इसकी भुजाएं क्या है? ए बी। देखो इसकी तीन भुजाएं हैं, इधर से मैं एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ। इधर इसकी तीन भुजाएं हैं, कौन कौन सी है? ए बी, फिर है बी सी, और इधर कौन सी है? ए सी। ए बी कितनी है? 5। बी सी कितनी है? 4। और ए सी कितनी है? 7 है। इस अनुपात, ये अनुपात है 5:4:7 है। ठीक है, इनकी भुजा कौन कौन सी है? पहली है पी क्यू, कौन कौन सी है? पी क्यू, फिर है क्यू आर, क्यू आर, फिर है पी आर। कौन सी है? पी आर। लिखो पी क्यू कितनी है? 12। इधर क्यू आर, पी आर क्यू आर कितनी है? 15। उधर पी आर कितनी है? 21। कितनी है? 21। अगर इन्हें हम 3 से कट रहे, देखो 3 से कट रहे तीनों भुजा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 संते 21, 4 5 7। इधर भी 4 5 7 है, लेकिन ये तरीके से नहीं लिखी हुई है। कैसे नहीं लिखी हुई है? तरीके से नहीं लिखी है। तो क्या लिख सकते हैं हम? ये इधर 5 है तो पहले 5 को लिखो, पहले कौन सी है? क्यू आर है। कौन सी है? क्यू आर है। फिर 4 है, 4 वाली कौन सी है? पी क्यू है, पी क्यू। क्यू आर कितनी है? 5। पी क्यू कितनी है? 4। और पी आर कितनी है? पी आर है बच्चों 7। पी आर कितनी है? 7। ठीक है, ये आ गई 7। ठीक है, मैं इधर से मिटा रहा हूं। अब देखो भाई, कौन कौन सी समानुपाती है बच्चों? समानुपाती कौन कौन सी है? ए बी, और इधर क्यू आर क्या है? समानुपाती। क्या है? समानुपाती। देखो ए बी और पी क्यू, इनका अनुपात कितना है? 5:5 है। कितना है? 5:5। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी बटे क्यू आर। त्रिभुज ए बी में तो कौन सी? ए बी बटे क्यू आर, ए बी बटे क्यू आर। समानुपाती देखना है ना, ये इसका 5, इसका 5, इनको बटे में लिखेंगे। ए बी बटे क्यू आर, क्यू आर लगाओगे। ठीक है, ए बी बटे क्यू आर, क्योंकि ये देखो ये बी सी की 4 है वैल्यू, इसकी पी क्यू के भी अनुपात 4 है। पी क्यू सॉरी, बी सी बटे पी क्यू, और इधर कौन सी है? ऊपर ए सी बटे पी आर। अब इनका अनुपात भी लिखना है हमें, साथ में इनका अनुपात भी लिखना है। अब ये अनुपात ये बराबर बराबर बुझे सामने लगाइए। ए बी का नाप कितना है? ए बी का नाप है बच्चों 5। ए बी का नाप कितना है? 5 बटे क्यू आर, क्यू आर का नाप कितना है? क्यू आर का नाप है 15। कितना है? 15 बराबर बी सी का नाप है 4, पी क्यू का नाप है 12, पी क्यू का नाप है 12 बराबर ए सी का नाम है 7, पी आर का मान है 21। पी आर का मान कितना है? 21। अब काटो देखना इनका, 5 एकम 5, 5 3 15, 4 एकम 4, 4 3 15, 7 एकम 7, 7 3 15। कितना आया? 1:3। इन सभी का अनुपात कितना है? 1:3, यानी कि सभी का अनुपात क्या है? समान है। सभी भुजाओं का अनुपात क्या है? समान है। सभी भुजाओं का अनुपात क्या है? समान है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ए बी बराबर बी सी बटे पी क्यू, और बराबर ए सी बटे पी आर, पी आर। इनका सभी का अनुपात कितना है? 1:3 है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों में कोण, सारे के सारे कोण बराबर हैं। 3 कोण है, तीनों कोण बराबर है, और इनकी जो भुजाएं है वो क्या है? इनकी जो भुजाएं है वो क्या है? समानुपाती है। अतः ये दोनों आकृतियां क्या है? समरूप है। ये दोनों आकृतियां समरूप है। क्या लिखोगे? अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर समरूप है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। चलो, थोड़ा बहुत तो उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। थोड़ा सा और आगे त्रिभुज को लेकर देखते हैं। अब एक चीज यहां से समझने लायक बात थी, मैंने यहाँ पे एक गलती की है। गलती क्या की है? मैंने लिखा एबीसी समरूप पी क्यू आर। एबीसी समरूप क्या लिखा मैंने? पी क्यू आर। तो क्या ये जो मैंने सही जो मैंने लिखा है, क्या वो सही लिखा है? बिल्कुल गलत लिखा है। हमेशा समरूप हो चाहे सर्वांग सम हो, समरूप हो चाहे सर्वांग सम हो, समरूप और सर्वांग सम करने के बाद में आप लोग दोनों त्रिभुजों को एंगल टू एंगल लिखोगे। क्या लिखोगे? एंगल टू एंगल, एंगल बाई एंगल ही लिखोगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई सा का एंगल किसी के सामने लिख सकते हो। हमने इधर क्या लिखा? हमने लिखा त्रिभुज में इधर है ए बी सी, और दूसरे वाले त्रिभुज में क्या लिख दिया? पी क्यू आर। तो क्या ए और पी एंगल बराबर है क्या? देखो, क्या ए और पी बराबर है? नहीं बच्चों, ए तो 30 है, पी कितना है? 60 है। तो ऐसा लिखना गलत होगा। ये क्या होगा? गलत होगा। तो सही कैसे होगा?
त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। ए के सामने कौन सा लिखा जाए जो ए के बराबर में है? ए के बराबर कौन सा है? आर। कौन सा है? आर। बी के सामने, बी के सामने है क्यू, बी के सामने है क्यू। और सी, सी के सामने कौन सा लिखा जाएगा? सी के सामने लिखा जाएगा बच्चों पी, पी। ये समरूप है बच्चों। इस चीज का विशेष ध्यान रखोगे, इस चीज का विशेष ध्यान रखोगे, एंगल टू एंगल लिखोगे। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से समझना, अब गौर से समझना। क्या समझना? अगर हमें दे दिया त्रिभुज ए बी सी समरूप, चलो एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे थोड़ी देर बाद में। पहले एक आकृति और समरूप कर लेते हैं, जैसे हाँ, एक वर्ग ले लेते हैं। ये हमने वर्ग चतुर्भुज ले लेते हैं, ठीक है। एक ये है, एक ये है, ठीक है। या ऐसा ना बना के हम थोड़ा सा अलग बनाते हैं। क्या? हमने दो आकृतियां बनाई है, हमने दो आकृतियां बनाई हैं, ठीक है। नाम दे रहा हूं मैं ए बी सी डी, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने पी क्यू आर एस, इसको हमने नाम दे दिया। ये जो मैंने भुजाएं लिखी हैं, जो मैंने भुजाएं लिखी है, ये लिख दी मैंने 5 6 7 8। इधर लिख दी मैंने 10 12 14 और 16, ठीक है। ये मैंने भुजाएं लिख दी है। कोण मैंने लिख दिया है सॉरी, एक मिनट, भुजाएं थोड़ी सी मैं अलग करना चाहता हूँ, एक मिनट। हाँ तो बच्चों, मैं हाँ ये कह रहा था, ध्यान से समझना। जैसे ये 12 है और ये 16 है, ठीक है। मैं कोणों के नाम दे रहा हूं मैं, कोणों के नाम दे रहा हूं मैं। ये है, ये कोण है 80, ठीक है। इधर मैंने ये कोण दे दिया 80, ठीक है। और ये कोण मैंने दे दिया, ये कोण दे दिया मैंने 70, 70 दे दिया। इधर ये कोण दे दिया 70, ये कोण दे दिया मैंने 120। इधर ये कोण दे दिया 120, और इधर ये कोण दे दिया मैंने 120 के अलावा ये कोण दे दिया 120 110। तो ये कोण भी दे दिया मैंने 110, ठीक है। अब गौर से समझना क्या ये समरूप है? क्या ये समरूप है? क्या ये हमें ये बताना कि दोनों समरूप है कि नहीं है। तो देखो 70, एक कोण बराबर है, दूसरा कोण भी क्या है? बराबर। 110 वाला कोण भी क्या है? बराबर है। 120 वाला कोण भी क्या है? चारों कोण तो क्या है? बराबर है। सारे कोण क्या बराबर है? कोण ए के बराबर में कौन सा कोण है? कोण क्यू। कौन सा कोण है? कोण क्यू। कोण बी के बराबर में कौन सा कोण है? हम यहाँ पे लिखे, अगर कोण बी बराबर लिखे, बी 70 है, बी कितना है बच्चों? 70 है। तो बी के सामने 70 कौन सा है? कोण बी, ठीक है। ये था 80, ये था 70 डिग्री। और कोण सी कितना है? 120 है, तो 120 कौन सा है? कोण एस। और इधर कोण डी, डी के सामने है कोण आर। 110 है तो इधर भी 110। ये 120 था और ये 110 है, ठीक है। तो चारों कोण बराबर है। क्या भुजाओं के अनुपात बराबर हैं? क्या भुजाओं के अनुपात बराबर हैं? कौन सी भुजा किस भुजा के अनुपात में? देखो 5 भुजा इस 10 के अनुपात में, इसका और इसका अनुपात लेते हैं, इस भुजा का 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इनका अनुपात कितना है? 1:2, 1:2।
छः का किसी के साथ अनुपात है क्या? 6 × 6 6 दूनी 12, ये भी 1:2 में। 8 एकम 8 8 दूनी 16, ये भी 1:2 में। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ये भी 1:2 में। सारे भुजाओं के अनुपात भी क्या है? बराबर। कौन कौन सी भुजा? ए बी भुजा किसके अनुपात में है? पी क्यू के। किसके अनुपात में है? पी क्यू के बराबर। जो बी सी भुजा है, बी सी भुजा है, ये 1 6 दूनी 12 इस एस पी के अनुपात में थी। किसके अनुपात में? एस पी के अनुपात में। और सी डी भुजा बी सी, सी डी भुजा 7 दूनी 14 किसके अनुपात में थी? आर एस के अनुपात में। किसके अनुपात में थी? आर एस के अनुपात में। और ए डी भुजा, जो ए डी है, ए डी 8 वाली, 8 दूनी 16 आर क्यू के अनुपात में थी। और ये सभी कितने अनुपात में है? 1:2 में। सारे कोण बराबर है, सारी भुजाएं बराबर है। तो ये कोण, ये दोनों चतुर्भुज क्या होंगे? समरूप होंगे। दोनों चतुर्भुज क्या होंगे? समरूप होंगे। कौन कौन से चतुर्भुज? क्या लिखोगे? चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप होगा। कौन कौन सा? पी क्यू आर एस नहीं, यहाँ पे एंगल टू एंगल लिखना। तो ए के सामने किसके पहले पहले ए आया ना, तो एक का संगत कोण लिखो। एक का संगत कोण है क्यू। बी का संगत कोण, बी के सामने का बराबर का कोण है पी। सी का बराबर का कोण है एस। फिर लास्ट में डी है, तो लास्ट में डी का संगत कोण है आर। ये समरूप है। इस तरीके से लिखोगे एंगल टू एंगल। विशेष बात है एंगल टू एंगल लिखना, ठीक है? एंगल टू एंगल लिखना या साइड बाय साइड लिखना, ये चीजें जरूरी है। ये चीजें जरूरी है, ये चीजें जरूरी है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में जरूर आई होंगी, ठीक है? तो ये हो गया। इसके बाद में जो मैं एक त्रिभुजों को और लेके समझते हैं, दो त्रिभुजों को लेके और समझते हैं। फिर ये कहानी आज यहीं पे खत्म करते हैं। थोड़ी सी 6.1 पढ़ेंगे, 6.1 को पूरी कर लेंगे और उसके बाद में थोड़ा सा फिर कल पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है? कल 6.2 के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ए बी सी है, इधर है पी क्यू आर। ये मैंने लिखा 50 60 70। इधर मैंने लिखा 70 50 और इधर लिख दिया मैंने 60, ठीक है? तो कौन कौन से कोण है? ये दोनों कोण है। इसके बाद में मैंने लिख दिया, इस भुजा का नाम दे दी, ये भुजा मैंने लिख दी 4। ये भुजा मैंने कितनी लिख दी? 4। ये भुजा लिख दी मैंने 7 और ये भुजा लिख दी मैंने 9, ठीक है? तो इधर मैंने ये भुजा लिखी है 36 लिख दी और ये भुजा मैंने लिख दिया 28 और ये भुजा मैंने लिख दी 16। ये भुजा मैंने लिख दिया 16 की। तो अभी इन्हें हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इन्हें हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? ध्यान से देखना। ये इस चीज का निचोड़ है, ये इस चीज का क्या है? निचोड़ है। उसके बाद में 6.1 को पढ़ेंगे, ठीक है? ध्यान से देखना क्या है। ए बी सी है, क्या है? ए बी सी है, चलो ठीक है। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। ये चीजें लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कौन कौन सा कोण बराबर है? आप लोग कहोगे कि सर कोण ए 70 था और इधर 70 कौन सा है? क्यू है। कोण क्यू 70 है। इधर कौन कौन सा कोण है? फिर इधर कोण बी है जो बच्चों 50 का है और इधर 50 का कौन सा कोण है? और कौन सा कोण है? और इधर सी कोण किसके बराबर हो गया? पी के बराबर। किसके बराबर हो गया? पी के बराबर। देखो सी 60 है, पी 60 है। तो ये कितना था बच्चों? ए कितना था? 70 डिग्री था। ये कितना था? 50 डिग्री था बी। और ये कितना था? 60 डिग्री। तीनों कोण तो क्या है? बराबर है। तीनों कोण क्या है? बराबर। भुजाओं का अनुपात देखो, देखो किस अनुपात में, कौन कौन सी भुजा, कौन कौन सी भुजा किस अनुपात में है? अनुपात यहां से देखते हैं। इधर अनुपात लिख रहा हूं मैं। देखो भाई 7 का किससे कट रहा है? इससे। देखो 7 एकम 7 7 चौके 28, 1:4 है। 4 एकम 4 4 चौके 16, ये 1:4 है। और 9 एकम 9 9 चौके 36, ये भी 1:4 में। यानी कि तीनों भुजाएं 1:4 में है। कौन कौन सी भुजा है? तो देखो पहले बीसी भुजा है, बीसी। जो बीसी भुजा है वो किस अनुपात में है? 4 चौके 16। देखो ये पी आर के किसके अनुपात में है? पी आर के अनुपात में बराबर। दूसरी भुजा हम ले ले, ए सी ले लिया, ए बी ले ले, ए सी ले लेते हैं। चलो ए सी भुजा हमने ली, साथ ही 7 चौके 28, ये पी क्यू के अनुपात में। किसके अनुपात में? पी क्यू के। और इधर ए बी भुजा, कौन सी भुजा? ए बी भुजा 9 चौके 36, 9 चौके 36 क्यू आर के अनुपात में। किसके अनुपात में? क्यू आर। और कितना था? 1:4। कितना था? 1:4 था। कितना था? 1:4।
अब भाई यहां से समझने लायक बात ये है, समझने लायक बात ये है कि कौन कौन त्रिभुजों को समरूप हो गए। समरूप भाई तीनों कोण बराबर हो गए, भुजाएं समानुपाती हो गई, तो त्रिभुज समरूप हो गए। कौन कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए बी सी समरूप है। त्रिभुज एंगल टू एंगल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एंगल टू एंगल। ए का एंगल कौन सा है? क्यू। बी के सामने एंगल कौन सा है? आर। और सी का संगत एंगल कौन सा है? पी। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। ठीक है, अब हम यहां से ये देख के नहीं लिख रहे हैं, हम भुजाएं हमें दे दी गई, तीनों भुजाएं समानुपाती है। यहां से बताओ भाई एंगल कौन कौन, यहां से ये तो हमने ए के सामने क्यू, बी के सामने आर, सी के सामने पी, डायरेक्ट हमने लिख दिया। ठीक है, अगर अपने पास में ये मान लो कि ये चीजें नहीं है, ये चीजें नहीं है, ये दे दी गई, ये चीजें दे दी गई कि समरूप है, समरूपता की कसौटी से ये समरूप हो जाएगा। अब हमें ये कहा जाए कि ये बताओ इनको इनको समरूप लिखो, किस तरीके से लिखोगे? तो दो त्रिभुज अपने पास में, त्रिभुज ऊपर एबीसी की भुजाएं हैं, नीचे की कौन सी है? पी क्यू आर की भुजाएं हैं। तो एबीसी में से लिखो, देखना यहाँ पे लिखना है बीसी। बीसी त्रिभुज कौन सा था? एबीसी था। कौन सा त्रिभुज था? एबीसी। और कौन सा था? एक पी क्यू आर था। कौन सा था? नीचे कौन सा था? पी क्यू आर। पी क्यू आर। ठीक है, इनमें से हमें समरूप लिखना है। तो चलो मैं लिख रहा हूं, एबीसी में देखो बीसी भुजा तो आ गई, बीसी आ गई, एंगल बीसी के सामने एंगल कौन सा हो गया? ए। अगर यहाँ पे बीसी है तो इसमें बच गया कौन सा? ए, यानी कि ए एंगल। कौन सा एंगल बच गया? ए। बीसी तो आ गया, बीसी के सामने एंगल कौन सा होता है बच्चों? ए होता है, तो इधर ए हो गया। इसके सामने कौन सा है? पी। पी आर के सामने एंगल कौन सा रहेगा? पी क्यू आर, तो कौन सा रहेगा? क्यू। कौन सा रहेगा? क्यू। तो इधर जो त्रिभुज रहेगा वो रहेगा क्यू। ठीक है, फिर इधर ए सी, ए सी, ए सी, ए सी आ गया, ए सी तो आ गया, ए सी आ गया, बच गया कौन सा? बी। तो इधर कौन सा एंगल बचा? बी। तो इधर क्यू आर, पी क्यू, पी क्यू के समक्ष एंगल पी क्यू आर, आर एंगल रहेगा पी क्यू आर। मतलब त्रिभुज को कंप्लीट करो नाम को, तो पी क्यू आर, यहाँ पे एंगल रहेगा आर। यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी में ए बी का एंगल कौन सा रहेगा? सी, जो बचा हुआ है। ठीक है, तो ये सी, इधर क्यू आर के पी क्यू आर, क्यू आर तो आ गया, पी क्यू आर में से क्यू आर तो आ गया, तो बच गया कौन सा? पी। ये समरूप होंगे। भुजाएं अगर समानुपाती दी है तो उनसे देख देख के ऐसे लिखना है, ऐसे हमें लिखना है। पहली चीज तो ये कि एंगल को देख के हमने समरूप लिखा, समानुपातिक भुजाओं को देख के हमने समरूप लिखा। अब अगर हमें दे दे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये अगर हमें दे दिया जाए, हमें ये चीज अगर हमें दे दिया जाए, ये चीज हमें दे दिया जाए और हमसे कहा जाए कि इनमें से संगत कोण बराबर लिखो और संगत भुजाएं समानुपाती लिखो, तो कैसे लिखोगे? ध्यान से देखना, ए के सामने कौन सा है? पी। तो क्या लिखोगे? त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में बराबर कौन कौन सा है? भाई देखो, ए के सामने तो है पी, तो कोण ए बराबर कोण पी। बी के सामने कौन सा है? क्यू, कोण बी बराबर कोण बी, सॉरी क्यू। और कोण सी के सामने है आर, कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, यहाँ पे पी है बच्चों। अब भुजाएं समानुपाती लिखो बच्चों, क्या लिखनी है? भुजाएं। तो इधर तो पहली भुजा कौन सी है? ए बी, तो इधर पहली भुजा है पी क्यू, तो क्या लिखोगे? ए बी बटे पी क्यू बराबर दूसरी भुजा कौन सी है? बी सी, दूसरी भुजा है बी सी, इधर दूसरी भुजा है क्यू आर, तो बी सी बटे क्यू आर। इधर तीसरी भुजा कौन सी है? तीसरी भुजा है ए सी, तो इधर कौन सी हो जाएगी? पी आर। कौन सी हो जाएगी? ए सी बटे पी आर। ठीक है, देख लो भाई, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर, ये भुजाएं समानुपाती है। ठीक है, यानी कि अगर हमें समरूप दिए गए हैं, नाम दिए गए तो हम ये बता सकते हैं, नाम को देखकर ये बता सकते हैं कि कौन से एंगल बराबर है, कौन सी भुजाएं समानुपाती है। ठीक है, ये मैंने नाम को देख के लिखना बता दिया। और इधर अगर एंगल बराबर हमने हमने किया है तो एंगल टू एंगल लिखना है। समानुपाती भुजाओं को अगर समानुपाती किया है तो उनसे भी एंगल टू एंगल लिखना, वो कैसे लिखेंगे? वो भी इस तरीके से ही लिखेंगे, वो भी इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, वैसे यहां से अगर ये देखो बीसी के बाद में, बीसी से कौन सा कोण बच गया? बीसी के ए बच गया, एबीसी करने के लिए ए बचा, इधर पी क्यू आर में क्यू बचा है, तो ए के सामने क्यू है। इधर ए सी में कौन सा बचा है? ए बी सी, बी बचा है, तो बी को यहाँ पे लिखा। इधर पी क्यू में कौन सा बचा है? पी क्यू आर में पी क्यू आर बचा है, तो आर को यहाँ पे लिखा। ठीक है, और वैसे भी बी सी बटे पी आर है, बी सी बटे पी आर है, इसका मतलब बी के सामने पी है, सी के सामने क्या है? आर। बी के सामने पी है, सी के सामने क्या है बच्चों? आर है। बी के नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, इस तरीके से नहीं लिखोगी, जैसे मैंने कहा है वैसे ही लिखोगी, वैसे ही लिखोगी, जैसे मैंने कहा है वैसे ही आप लोगों को लिखना है। ये चीज उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में जरूर आई होंगी समरूपता। ठीक है, अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज पे, जो बिल्कुल
छोटी सी एक्सरसाइज है ये। दूसरा किसे है भाई, पहला कहाँ गया? ये है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ, अब चलते हैं पहले पे। कोष्टकों में, ये इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश वाले बच्चे देख लेना, मैं हिंदी वाले को समझा रहा हूँ। कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी व्रत सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं? जैसे मान लो मैंने एक व्रत ये लिखा और एक व्रत ये लिखा, तो ये देखो ये गोल है। जैसे इसकी त्रिज्या मान लो 5 है, इसकी त्रिज्या कितनी है 7 मान लो, तो ये जो दोनों व्रत है तो आकृतियां तो सेम है ना, आकृतियां कैसी है, समान है, आकृतियों का रूप कैसा है, समान है, गोल आकृतियां, दोनों का रूप समान है, लेकिन क्या अंग समान है? एक 5 का है, एक 7 त्रिज्या का, अंग समान है नहीं है। इसका मतलब ये दोनों सारे के सारे व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांग समय नहीं होते, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग, भाई ये देखो ये वर्ग है और एक ही ये वर्ग है, ठीक है। अभी ये तो क्या है भाई, सारे के सारे कोण तो 90 डिग्री है, सारे के सारे कोण क्या है, 90 डिग्री है, वर्ग के तो सभी के सारे कोण क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। लेकिन क्या इनकी भुजाएं बराबर होंगी? क्या भुजाएं बराबर होगी क्या? ये 5 हो सकता है ये 10 हो, तो ये 5 है ये 10 हो तो, या ये 5 है ये 7 हो, क्या हो, 7 हो तो ये 7 होगी तो इसके तो चारों भुजाएं बराबर ही होता है, तो ये 7 7 7 7। अब देखो इसके सामने 5 अनुपात 7, 5 अनुपात 7 समानुपात होंगे, समानुपाती होंगी भुजाएं, कोण बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या होंगे, समरूप। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप। और ये भी क्या है, समरूप है, ठीक है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज कौन से समरूप त्रिभुज होंगे, समबाहु त्रिभुज। अभी मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया था, समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो यानी कि इन इसकी तीनों त्रिभुज की, इस समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इस समबाहु त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका देखो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का रहेगा, 60 डिग्री, क्योंकि संभव है, और ये भी संभव है, तो इसका भी प्रत्येक कोण कितना डिग्री का रहेगा, 60 डिग्री का। तीनों कोण तो बराबर है। भुजाएं बराबर हो नहीं हो, लेकिन इनका अनुपात क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। इसलिए कौन से त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु 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 त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। भुजाओं की संख्या समान वाले दो भुज समरूप होते हैं। समरूपता के लिए मैंने सबसे पहले दो चीजें बताई थी कि समरूपता होने के लिए दो कंडीशन जरूरी है, क्या, उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर, उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर, और उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती, क्या होनी चाहिए, समानुपाती, समानुपाती। तो ये चीजें मैंने पिछले पेज पे आप लोगों को सबसे पहले लिखा था, देखो ये सभी सर्वांग समाकृति समरूप होती है कब, देखो ये समरूपता में दो कंडीशन बताई थी, सभी संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो ये कंडीशन इस पे लगे। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों के दो दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां भी तो हमने पीछे दो भिन्न भिन्न पढ़ा है, क्या, भिन्न भिन्न भी तो दो आकृतियां पढ़े हैं। सभी व्रत समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दे, दो कौन कौन सी हो गई, व्रत हो गए और समरूप हो गए, व्रत हो गए और वर्ग हो गए, व्रत और वर्ग। सभी व्रत समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, ठीक है। ऐसे आकृतियां जो समरूप नहीं है, आप क्या लिख सकते हो, व्रत और त्रिभुज, वर्ग और त्रिभुज, ठीक है, ये समरूप नहीं है, ठीक है। या फिर दो आकृतियां बनानी है, ये तो लिखना है व्रत और वर्ग, इधर लिख दो दो आकृतियां जो समरूप नहीं है, और ये लिख दो चाहे से व्रत वर्ग और व्रत, क्या ये आपस में समरूप है, ये समरूप नहीं है, ठीक है। दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, दो दो हमने दो दो उदाहरण दे दिए, ठीक है। या फिर भाई समरूप आकृतियों के दो उदाहरण देने हैं, तो दो व्रत बना देना कि ये समरूप है, दो वर्ग बना देना ये समरूप है, ठीक है। जो समरूप नहीं है, एक व्रत छोटा बनाना है, एक व्रत नहीं, एक वर्ग बना दिया, एक व्रत बना दिया, क्या वो समरूप है, वो समरूप नहीं है, ठीक है। अगला बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, हमें बताना है। बताने का मतलब क्या है भाई, इसमें देखो क्या, पहले तो कौन देखो भाई, ये तो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, सारे कोण 90 डिग्री के। जब ये चौखाना दिया हुआ था ना, ये खाना से ये चौकोर बना होता है, तो इसका मतलब 90 डिग्री होता है। क्या ये इधर दिया हुआ है 90 डिग्री, नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब इसका कोण 90 डिग्री है क्या, इसका कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं है। इसका मतलब है सारे कोण बराबर नहीं है, कोण ही बराबर नहीं है तो समरूप नहीं है। भुजाओं को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों,
क्योंकि कोण ही बराबर नहीं है। कोण ही बराबर नहीं है तो समरूप नहीं होंगे, चाहे भुजाएं बराबर हो, चाहे समानुपाती हो, चाहे समानुपाती नहीं हो। कोण भी बराबर होने चाहिए, भुजाएं भी समानुपाती होनी चाहिए, दोनों कंडीशन लागू होंगी ना तभी समरूप होंगे। अगर दोनों कंडीशन लागू नहीं है तो समरूप नहीं होंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखोगे। अगर दोनों चीजें बराबर, दोनों कंडीशन अगर फॉलो नहीं हो रही है, अगर दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो वो दोनों आकृतियां समरूप नहीं होंगी। यही है बच्चों आपकी 6.1 है। कल हम पढ़ेंगे 6.2, जिसमें सबसे पहले शायद पहली प्रमेय आएगी थेल्स प्रमेय। कौन सी प्रमेय आएगी? थेल्स प्रमेय। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से थेल्स प्रमेय को पढ़ेंगे। बच्चों थेल्स प्रमेय को पढ़ने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके में आप लोगों को समझा दूंगा, समझना आप लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए रहने देते हैं, बस इतना ही। बाकी पढ़ेंगे कल। कल के लिए 6.2 पढ़ेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे भी। कंप्लीट तो कल नहीं होगी क्योंकि प्रमेय है थेल्स प्रमेय, वो बहुत तगड़ी प्रमेय है और इम्पोर्टेंट प्रमेय है, तो वो उसके आने के चांसेस भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो बच्चों खुश रहो, आबाद रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, और कल थेल्स प्रमेय को पढ़ेंगे। फुल तैयारी के साथ में आना, जो चीजें मैंने पहले पिछले 3 क्लास में पढ़ाई उन सभी को पढ़ना, तभी थेल्स प्रमेय बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी और मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा भी। ध्यान रखना इस चीज के लिए। ठीक है, मिलते हैं, खुश रहना, आबाद रहना। इसी हर्ष और उल्लास के साथ में मिलते हैं कल। ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद।